हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद ये अगली इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी बच्चों 1.2। इसकी परिभाषा रहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आपकी जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य आपको पता है बच्चों कौन सी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणखंड होते हैं। मतलब दो तो हर एक संख्या के गुणखंड होंगे, जैसे एक एक भी प्रत्येक संख्या का गुणखंड होगा और साथ में वो संख्या स्वयं भी। ठीक है, तो आपका लेकिन जैसे एक है नंबर 1, क्या एक आपका भाज्य या अभाज्य है, इसका आपने कमेंट में बताना है कि एक जो संख्या होती है क्या वो भाज्य होती है या अभाज्य होती है। वैसे दो है तो दो क्या संख्या भाज्य है या अभाज्य है, इन पे जरूर आप कमेंट करें। तो बच्चों भाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। तो जैसे 2, 3, 5, 7 ये सभी आपको पता है क्या है आपके, 3, 2, 7, 5, 7, 5, 2, 3, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, भाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य हैं। इनके दो से अधिक गुणखंड फैक्टर नहीं होते हैं। तो कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर होता है, मतलब भाज्य संख्या होती है, वो अभाज्य संख्याओं के गुणखंड के रूप में लिखे जा सकते हैं, भले ही उनका क्रम को हम इग्नोर कर दें या आगे पीछे आता है। जैसे मैंने ये लिखा है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये एक ही बात होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5, क्योंकि बच्चों संख्याएं गुणा हो रही हैं, गुणा करते समय संख्याओं के ऑर्डर विशेष मायने नहीं रखते हैं। 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 ये सभी एक ही संख्या को दर्शाती हैं। इन तीनों का गुणफल क्या आएगा, सेम। तो अभाज्य संख्याएं आपकी इसी के आकार की होंगी, 3, 7, 5, 11, 13, 17 और 23। हमने कोई भी आपकी भाज्य संख्या उसके गुणखंड करना सीख लिए हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं हम इस चीज़ को। ये आपने पिछले 8वीं कक्षा से करते आ रहे हैं। तो 360 जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया है, तो 2 से भाग हो जाएगा 360 को, क्या बनेगा 180 गुणा 2 360। अब 2 के तो आगे फैक्टर होंगे नहीं, 180 के हो जाएंगे क्या 2 गुणा 90। अब 90 के हो जाएंगे आपके क्या 45 गुणा 2, और 45 के हो जाएंगे क्या आपके 3 गुणा 15, 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5। अगर ये सारे फैक्टर हम लिख देंगे तो ये बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और अगर इनका ऑर्डर मैंने सबसे छोटी संख्या पहले, क्योंकि मैंने भाग जो दिया था सबसे छोटे अभाज्य अंक 2 से दिया था, फिर 3 से, फिर 5 से, इनको हम लिख देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी 2 की 3 घात 3 और 3 की 2 गुणा 5। तो ये फंडामेंटल थ्योरम बस वो आपकी वही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर x है जिसके दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। तो दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं तो वो उन फैक्टर का गुणफल p1 p2 p3 pn इस आकार का होगा, तो वो एक यूनिक होता है। अगर आपका इनका क्रम वैसे रखें, मैंने जैसे यहाँ पर लिया कि p1 सबसे छोटी संख्या थी, जैसे एग्जांपल में लिया था, p2 उससे बड़ा, मतलब 3 उससे बड़ा और 5 उससे बड़ा, इसी ऑर्डर में हम लिख देंगे। तो ये गुणखंड जो भी होते हैं ये अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं। ये कोई भी तरीका होगा, जैसे आपको मान लो, मैंने यहां से आपको फिर समझाने के लिए थोड़ा सा कह रहा हूं कि आपके 360 था, 360 के अगर आपने फैक्टर 2 से नहीं किया होता, आपने मान लो आपने 5 से ही डिवाइड कर दिया होता इसको। ठीक है, 360 था, 360 को अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। अब 72 क्योंकि मैंने 5 से किया तो आप किसी भी ऑर्डर से कर सकते थे। अब आपको मान लो मैंने 3 से कर दिया इसके बाद, क्योंकि हाँ, लेकिन आपके पास जो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो सारे आपके क्या होने चाहिए, अभाज्य अंक। 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है, तो ये 24 आ जाएगा। 24 को फिर अगले अभाज्य अंक में फिर 3 से कर रहा हूँ, 8 आ जाएगा। 8 के फर्दर जो फैक्टर होंगे वो क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही बनेंगे, मैंने इकट्ठे कर दिए यहाँ। तो ये बच्चों देख लो 2 कितने आए कुल इसमें फैक्टर में, 3 बार। तो यहाँ पहले भी हमने किए थे 3 बार आए थे। 3 कितने आए आपके 2, ये 2 आ गए हैं। 5 कितना आया 1। तो इनका अगर हम क्रम इग्नोर कर देंगे तो ये जो भी फैक्टर आएंगे, चाहे हम कोई भी तरीका होगा, जैसे मैंने 2 से पहले डिवाइड करना स्टार्ट किया, आपने 5 से किया, आप चाहें तो आप किसी और अंक भी सोच सकते हैं। आप 90 से इसको डिवाइड कर सकते हैं पहले, फिर उसके आपके अभाज्य अंक निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार, लेकिन अंत में जो अभाज्य फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिक होंगे, वो सारे एक जैसे होंगे। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है कि कोई भी आपकी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणखंडों के रूप में, मतलब फैक्टर के रूप में, गुणफल के रूप में लिखी जा सकती है।
बच्चों इसके भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम करने सीखे हैं। ये जो आपकी थ्योरम भी हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य अंक हैं, जैसे 6 और 20 हैं, तो इसी थ्योरम के सारे हम इनके क्या करें, अपचय गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 मैंने लिया एग्जाम्पल में, 6 और 20, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, 2 गुना 3 6, 20 के बन जाएंगे 2 गुना 2 गुना 5। तो 20 के फैक्टर को हम लिख सकता हूँ, क्योंकि दो हैं तो इनको इकट्ठा करके ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है इनके अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन होते हैं। एचसीएफ या सी वर्ड स्टैंड फॉर कॉमन, मतलब जो वेनिस्ट हिंदी में बोलते हैं, ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, जो दोनों जगह पर हों, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 आ जाएगा। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। 5 यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। तो एचसीएफ आपका क्या रहेगा बच्चों, 2। मतलब एचसीएफ का अर्थ होता है बच्चों कि किन्हीं भी दो अंकों को, वो कौन सा बड़े से बड़ा अंक है जो इसको डिवाइड कर देता है। मतलब एचसीएफ इनको डिवाइड करता है, इन अंकों को, 6 और 20 को। तो वो एक कॉमन अंक है जो दोनों को भाग करता है। जैसे 6 को 6 से डिवीजन तो हो जाती है लेकिन 20 को नहीं होती है तो बड़ा, लेकिन वो दोनों को नहीं हो रहा, मतलब कॉमन चाहिए हमें, ठीक है। वैसे ही आपके 20 को 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो 6 को भाग नहीं करेगा, तो वो भी एचसीएफ नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बच्चों वो चीज होती है कि ये दोनों नंबर, वो सबसे छोटा होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा अंक जिसको ये डिवाइड करते हैं, ये उल्टा है, ठीक है। इनके टेबल में मल्टीपल अगर हम करेंगे, इसके टेबल बनाएंगे, इनके जो गुणांक लेंगे, तो इनके टेबल में सबसे पहला अंक कौन सा है जो दोनों के दोनों डिवाइड करते हैं। जैसे 6 के टेबल में 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा। और 20 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 20, 40, 60 ऐसे ऐसे अंक आएंगे। तो वो सबसे पहला अंक कौन सा होगा जिसको दोनों डिवाइड करेंगे, वो आएगा 60। उसको हम एलसीएम बोलते हैं कि वो कॉमन है, लीस्ट छोटा भी है, यहां भी कॉमन है, लेकिन कौन क्या कॉमन है, मल्टीपल। यह मल्टीपल है, यहां फैक्टर है, फैक्टर इनको भाग करते हैं और मल्टीपल को ये भाग करते हैं। बस इतना सा फर्क है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ में। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। वह पहले भी हम लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लेकिन यहां पर हम इस थ्योरम के सारे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर हमने प्राइम फैक्टर बना लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि ये सारे के सारे फैक्टर, जैसे 2 की रेज पावर 2 है मैक्सिमम बार, वो लेना आपने, छोड़ना कोई नहीं है। 3 यहाँ में है, यहाँ नहीं है, लेकिन तब भी हम ले लेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, वो भी ले लेना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या, एचसीएफ किन्हीं भी 2 अंकों का निकालना है अभाज्य गुणनखंड करके, तो वो कॉमन गुणनखंड जब आएंगे वो सबसे छोटी घात वाले ले लेने आपने, सबसे छोटी घात। जैसे मतलब 2 रेज पावर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है, लेकिन यहाँ पर अकेला 2 है, तो अपनी छोटी घात वाला लेना, ये लेना। तो ये एचसीएफ आएगा, ये वाला नहीं होगा एचसीएफ। एलसीएम लेना, जब आप लोगों ने एलसीएम आपने क्या लेने, सबसे बड़ी घात लेने, जो जैसे 2 था यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर क्या है 2, तो घात 2 वाला हम ले लेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसको भी लेना पड़ेगा। और 5 यहाँ है, छोड़ना कोई नहीं है, एलसीएम में छोड़ना हमने कोई नहीं है, लेकिन जो कॉमन होते हैं, कॉमन में से, जैसे 2 कॉमन है, कॉमन में से जिसकी हाईएस्ट घात है वो ले लेने सारे के सारे। तो 2 रेज पावर 2 ले लेना है। तो ये एक एलसीएम निकालने का तरीका बच्चों। मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एचसीएफ जो आपने लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, वो लेने के लिए जो दोनों जगह पर फैक्टर होते हैं वो लेने हैं। एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना है कि सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से जो हाईएस्ट पावर वाला होता है ये लेना। बस ये आगे मैंने स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेना है कि एलसीएम निकालने के लिए सारे के सारे फैक्टर आएंगे, चाहे एक के हों चाहे दूसरे के हों, आएंगे सारे, छोड़ना कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है, बस कॉमन में वही लेनी है। तो ये एलसीएम बन गया क्या, 60। 2, 3 और ये सारे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया। मतलब 60 एक ऐसा नंबर है इनके गुणांक में, मल्टीपल में, कि जिसको दोनों के दोनों भाग कर रहे हैं। 6 भी भाग करा, 6 10 60 हो जाते हैं, 20 भाग करा, तो ये मल्टीपल होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होते हैं, आपके फैक्टर, गुणांक होते हैं जो इन नंबर को ही भाग करते हैं। और वो कौन से होते हैं, गुणांक हमें हाईएस्ट चाहिए होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। और मल्टीपल जो आपके गुणा जो करके जो संख्या आ रही है वो सबसे छोटी होती है। जैसे मतलब 60 के आगे 120 भी आएगा एक नंबर, 120 को भी 6 भी डिवाइड करा, 20 भी डिवाइड करा, लेकिन वो एलसीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो हमने इससे छोटा लेना, लीस्ट है। तो 120 से छोटा लीस्ट जो है वो क्या है, 60 है। तो एलसीएम क्या आएगा, 60। 120 नहीं आएगा, 180 भी होगा, 180 भी होगा। 180 भी 6 और 20 भाग कर रहे हैं, लेकिन वो एलसीएम नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल तो हैं, ये गुणनखंड तो हैं, लेकिन साथ में क्या है कि सबसे छोटा भी चाहिए, लीस्ट भी चाहिए। तो इसीलिए हमें ढूंढना होता सबसे पहला गुणनखंड, इसका गुणनखंड नहीं, सॉरी इसका गुणांक।
तो अब किन्हीं भी दो अगर संख्याएं हैं, अगर ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको करते हैं, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक बच्चों ए गुणा बी उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसका एक क्वेश्चन है, ये आपने याद कर लेना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक करें तो उन नंबर के गुणांक के बराबर होता है। ये सिर्फ दो नंबर या दो अंक जब दिए हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उसके लिए ट्रू है। दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, तब भी ये ट्रू नहीं होता है ये आपका रिलेशन। पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। आपको दे रखे हैं जैसे 26 और 91, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। 26 के अगर आपने फैक्टर करें तो बन जाएंगे 2 गुना 13, 91 के बन जाएंगे 7 गुना 13, 13 7 91। एचसीएफ बच्चों ज्ञात करना तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक 13 है। एलसीएम निकालना तो आपने सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, तो सारे ले लिए मैंने, 2 भी ले लिया, यहाँ पर 7 नहीं है तो लेना तो पड़ेगा, 13 कॉमन है तो एक ही बार लेना इसको, दो बार नहीं लेना, इसको रिपीट नहीं करना बस, ठीक है। अगर आपके किसी और की घात 13 की पावर जैसे एक जगह 3 होती है एक जगह 1 होती है तो 13 की पावर हम 3 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो ये ले लेंगे हम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 182 आया। अब हमने प्रूव करना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया तो मैंने बन गया 2366, और 26 और 91 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2366। इसका अर्थ है कि जो आपका ऊपर फार्मूला दिया है ये आपका ट्रू है, इसी हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अभेद्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। अब यहाँ पर बच्चों मैंने 3 नंबर दिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 के 12, 15 और 21 मैंने एक पार्ट किया है, बाकी आसान आप इसको कर लें। 12 के फैक्टर होंगे 2, 2 एंड 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि इसकी पावर 1 है, मतलब अकेला 3 है तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, इसको 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, आपने लिखना नहीं है, मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है इसकी पावर 1। 15 के आपके फैक्टर करेंगे 3 गुना 5, तो यहाँ पर भी इनकी पावर 1 और 5 की मैंने एक लिख दी है समझाने के लिए, अदरवाइज आप पेपर या कॉपी पे ऐसा ना करें। 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, देखो इसमें से कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो तीनों जगह हैं जो कॉमन है, तो हम ढूंढेंगे। यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे कहीं नहीं है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ क्या बन गया आपका 3। एलसीएम लेने के लिए आपको बताया मैंने कि जितने फैक्टर लेने सारे, 2 रेज़ टू पावर 2, क्या कहीं और है 2 नहीं है तो ले लो। 3 हर जगह सेम ही है, एक पावर वाला ले लिया। 5 एक जगह है तो लेना पड़ेगा, 7 एक जगह तो लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होते हैं जैसे 3 की पावर कहीं पर 3 होती तो फिर हमने वो लेनी थी, 3 की पावर अगर कहीं 2 होती है मान लो तो भी हमने हाईएस्ट पावर वाला लेना था 3 रेज़ टू पावर 3 वाला, लेकिन यहाँ पर सबकी पावर 1 है तो यही रहेगा। इसकी वैल्यू जो आएगी वो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 420, तो ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना था 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों एक्सरसाइज का आपका, इसी प्रश्नावली 1.2 का है कि 2 नंबरों का एचसीएफ दिया है, 2 नंबर है आपकी 306 और 657, ये 9 के बराबर है, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा हुआ, पेपर के हिसाब से ये 2 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या है अभी समझा हमने, एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक दो संख्याओं के क्या होता है गुणनफल के बराबर। अब इस सूत्र इतनी सी चीज हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, और इनका गुणनफल संख्याओं का दिया है तो यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अपनी जगह रखेंगे, एचसीएफ यहाँ से गुणा कराए बराबर है कि दूसरी तरफ जाएगा क्या करेगा बच्चों भाग, तो ये फार्मूला बन जाएगा एलसीएम निकालने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम दिया होता है एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ यहाँ रखते हैं, डिवाइड बाई किससे होता है एलसीएम से, एक बात है। तो यहाँ पर संख्याएं 306 इंटू 657 है, डिवाइडेड बाई एचसीएफ 9 है, 9 से 306 कट जाएगा 34 आ जाएगा, और 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338, ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन बच्चों आपने प्रूफ जो करना है, ये अभी हमने जो फैक्टर जो अभी थ्योरम हमने पढ़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो था, ये वाली थ्योरम के सारे हम इस चीज को करते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने अंकगणित के आधारभूत जो प्रमेय है उसका सहारा लेते हैं हम लोग, कि कोई इसको समझने के लिए क्या करें बच्चों कि कोई संख्या अगर कहते हैं हम 6 की पावर n है, 6 की घात n का अर्थ ये हुआ बच्चों कि 6 की घात मान लो 4 आ गया, n कुछ भी हो सकता है, एक से नेचुरल नंबर है, n इज द नेचुरल नंबर, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
होना चाहिए, कुछ भी हो जाएगी ये पावर ऐसे करके। तो 6 की पावर 4 जैसे मैंने कर दी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे ऐसे करके। ये जो संख्या आएगी, कहता है इसका जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है इसमें 0 नहीं आता है इकाई के स्थान पर, चाहे पावर 4 हो चाहे 3 हो। जैसे मान लो 3 पावर है आपकी, 6 की पावर 3, तो ये आएगा 216। 216 में यूनिट के प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 6, यहाँ 0 नहीं आता कभी भी, कहता है। ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने प्रूव करना है, ऐसे थोड़ा उसको नहीं करना हमने कि नंबर सपोज करके नहीं करेंगे हम लोग। तो इस थ्योरम के सहारे से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये लगाएंगे हम लोग। तो शून्य पर बच्चों समाप्त तो कोई भी संख्या होगी, तो इसका अर्थ क्या होगा, उसको 10 से भाग कर सकते हैं हम। मतलब डिविजिबिलिटी के नियम आपने पढ़े हैं, ये कक्षा 6 में भी हम पढ़ते हैं कि वह संख्या 10 से भाग होगी जिसमें इकाई का अंक क्या होगा, शून्य। तो शून्य होगा, जैसे मान लो 420 है, तो इकाई के स्थान पे 0 है, इसको हम 10 से भाग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 से भाग होनी है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 10। अर्थात उस 10 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आना चाहिए 2 गुना 5, 5 गुना 2 10 के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी संख्या को 10 से भाग हो सकता है अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दिया हो। अगर उसके हम अभाज्य गुणनखंड करें, क्योंकि 10 आपका क्या है, भज्य है, तो इसको हम अभाज्य कर लेते हैं ना। 10 के अभाज्य बना दिए मैंने 2 गुना 5, तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 होना आवश्यक है। तो 6n में देखें हम, 6n के अभाज्य गुणनखंड करें बच्चों तो क्या आएगा, 2 गुना 3 बन जाएगा, 6 के बन जाएंगे 2 गुना 3, बाहर से पावर n है, इसको ओपन करेंगे 2 रेज पावर n इंटू 3 रेज पावर n बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने देख लिया कि यहाँ पर 5 नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने 6 के। ये 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 2 10 बनना है। तो इसका अर्थ है कि 6 रेज टू पावर n में 6 की घात कुछ भी होगी, 2 3 4 5 6, चाहे कहीं तक भी हम चले जाएंगे, तो उसमें कभी भी इकाई के स्थान पे शून्य नहीं आएगा। मतलब 6 रेज टू पावर n में जितना भी बार भी हम 6 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर में शून्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो भी आपकी बड़ी संख्या आएगी, 6 की पावर n का मतलब हुआ कि 6 को कितनी बार गुणा करना, 4 बार भी हमने गुणा कर दिया, तो वो जो उसके फैक्टर करने प्राइम फैक्टर 6 के, क्योंकि सब में 6 तो रहेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 3, 2 और 3 आएंगे, 5 कहीं नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है जो हम मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या हमारी यहाँ पर आ रही है उसमें शून्य कभी नहीं हो सकता है। ये हमने कहाँ से सीख लिया, ये प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जो आपको क्या बताती है कि किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं और यूनिक होते हैं। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो इसको देखें बच्चों, भाज्य संख्याएं हैं तो आपने क्या बताना होता है कि सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया कि कोई भाज्य संख्या होगी, बताना आपने कि उसके 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा क्या हों, फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। यहाँ पर हम इसको देख लो, जैसे बच्चों आपको पता है 7 भी क्या है, अभाज्य अंक है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7, 11 के 1 और 11, 13 के 1 और 13, तो ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं। 13 भी अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, तो इसको हम चेक करें, क्या कर सकते हैं इसको बच्चों। 13 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 संख्याएं अलग अलग, ये 13 कॉमन ले लिया। यहाँ अंदर कह रहा है आपका 7 गुना 11, 77 जमा 1 78, 78 कॉमन लिख सकते हैं, ये 13 6 78, 13 गुना 6, तो कितने फैक्टर बन गए इसके बच्चों, 1 2 3 बन गए। तो 2 से अधिक है तो कैसी संख्या आई है, भाज्य है। उल्टा 6 के भी हम आगे फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुना 3, तो ये 4 फैक्टर आ गए। 1 तो हर एक संख्या का फैक्टर रहेगा, तो इसके तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर बन गए। तो ये संख्या कैसी हुई आपको बच्चों, भाज्य। अगला आपका इस तरह से हमने संख्या जब दी हुई है, यहाँ पर भी 5 दोनों जगह कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं। 7 गुना 6, ये 5 नहीं होगा यहाँ, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 1, ये सारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, तो 1008 बनेगा। यहाँ पर 1 है, 1009 को मैं 5 से फिर गुणा कर दूंगा, तो क्या बनेगा, 5 गुना 1009। तो इसमें इसके फैक्टर बच्चों कितने आ गए, एक 5 आ गया, एक 1009 आ गया, और एक तो आपको पता है फैक्टर होगा ही होगा। तो कितने फैक्टर बन गए इसके, 3, 2 से अधिक। तो ये भी कैसी संख्या हुई है आपकी, भाज्य है। बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कहीं किसी को डाउट हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।